मुझे भी चंदर ने मना कर दिया था, सुधा बोली। सहसा गेसु ने एक क्षण को सुधा की ओर देखा और कहा, सुधी तुझसे एक बात पूछूं? हाँ। अच्छा जाने दे, पूछो ना। नहीं, पूछना क्या, खुद जाहिर होता है। क्या? कुछ नहीं, पूछो ना। अच्छा फिर कभी पूछ लेंगे, अब देर हो रही है, आधा घंटा हो गया, कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक आई। कभी हसरत को लेकर आओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेसु ने चलते चलते कहा। हाँ, हम तो बिनती को लेकर आएंगे, और हसरत से कह देना तभी उसके लिए तोहफा लाएंगे। अच्छा सलाम। और गेसु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर हुई होगी कि साइकिल पर चंदर आते हुए दिख पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके साथ कौन है, मगर वह अकेला था। सुधा सचमुच झल्ला गई। आखिर लापरवाही की हद होती है। चंदर को दुनिया भर के काम याद रहते हैं, एक सुधा से जाने क्या खार बैठा रहता है कि सुधा का काम कभी नहीं करेगा। इस बात पर सुधा कभी कभी दुखी हो जाती थी, और घर में किससे वह काम के लिए कहे। खुद कभी बाजार नहीं जाती। नतीजा यह होता कि वह छोटी से छोटी चीज के लिए मोहताज कर बैठ जाती, और काम नौकरों से भी करवा ले। पर अब मास्टर तो नौकर नहीं ढूंढवाया जा सकता, ऊन तो नौकर नहीं पसंद कर सकता, किताबें तो नौकर नहीं ला सकता। और चंदर का यह हाल, इसी बात पर कभी कभी उसे रुलाई आ जाती है। चंदर ने आकर बरामदे में साइकिल रखी, और सुधा का चेहरा देखते हुए वह समझ गया। काहे मुंह बना रखा है, 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे, अभी उन्हीं के यहाँ से आ रहे हैं। बिसरिया को जानती हो, वही आएंगे। और उसके बाद चंदर सीधा स्टडी रूम में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो कुर्सी पर बैठे ही डॉक्टर शुक्ला सो रहे थे। अतः उसने अपना चार्ट और पेन उठाया और ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप काम करने लगा। बड़ा गंभीर था वह। जब इंक घूलने के लिए उसने सुधा से पानी मांगा और खुद गिलास लाकर आंगन में पानी लेने लगा, तब सुधा समझ गई कि आज दिमाग कुछ बिगड़ा है। वह एकदम तड़प उठी। क्या करे वह? वैसे चाहे वह चंदर से कितना भी ढीठ क्यों न हो, पर चंदर गुस्सा रहता था तब सुधा की रूह कांप उठती थी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह कुछ कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी परेशान उठती थी कि बस। कई बार वह किसी न किसी बहाने से ड्राइंग रूम में आई, कभी गुलदस्ता बदलने, कभी मेजपोश बदलने, कभी अलमारी में कुछ रखने, कभी अलमारी में से कुछ निकालने। लेकिन चंदर अपने चार्ट में निगाहें गड़ाए रहा। उसने सुधा की ओर देखा तक नहीं। सुधा की आंख में आंसू छलक आए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लेट गई। थोड़ी देर बाद वह पड़ी रही। पता नहीं क्यों वह फूट फूट कर रो पड़ी। खूब रोई, खूब रोई, और फिर मुंह धोकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। जब हर अक्षर में उसे चंदर का उदास चेहरा नजर आने लगा तो उसने किताब बंद करके रख दी और ड्राइंग रूम में आ गई। चंदर ने चार्ट बनाना भी बंद कर दिया था और कुर्सी पर सिर टेके छत की ओर देखता हुआ जाने क्या सोच रहा था। वह जाकर सामने बैठ गई। चंदर ने चौंक कर सिर उठाया और फिर चार्ट को सामने खिसका लिया। सुधा ने बड़ी हिम्मत से कहा, चंदर। क्या? बड़े भर्राए गले से चंदर बोला, इधर देखो। सुधा ने बहुत दुलार से कहा, क्या है? चंदर ने उधर देखते हुए कहा, अरे सुधा, तुम रो क्यों रही हो? हमारी बात पर नाराज हो गए तुम? हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया। पता नहीं क्यों तुम इतना गुस्सा आ जाता है। सुधा के गाल पर 2 बड़े-बड़े मोती छलक आए। अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा तो दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हमने तुमसे कुछ कहा है? कह लेते तो हमें संतोष हो जाता। हमने कभी कहा तुमसे कि तुम कहा मत करो, गुस्सा मत हुआ करो? मगर तुम तो फिर गुस्सा मन ही मन में छिपाने लगते हो। इसी पर हमें रुलाई आ जाती है। नहीं सुधी, तुम्हारी बात नहीं थी और हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं क्यों मन बड़ा भारी सा था। क्या बात है? अगर बता सको तो बताओ, वरना हम कौन है तुमसे पूछने वाले। सुधा ने बड़े करुण स्वर में कहा, तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ? हमने कभी तुमसे कोई बात छिपाई? जाओ, अच्छी लड़की की तरह मुंह धोकर आओ। सुधा उठी और मुंह धोकर आकर बैठ गई। अब बताओ क्या बात थी? कोई एक बात हो तो बताएं। पता नहीं तुम्हारे घर से गए एक ना एक ऐसी बात होती गई कि मन बड़ा उदास हो गया। आखिर फिर से कोई बड़ी बात तो नहीं हुई? बात यह हुई कि तुम्हारे यहाँ से मैं घर गया खाना खाने। वहाँ देखा चाचा जी आए हुए हैं, उनके साथ एक कोई साहब और हैं। खैर बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब बैठे तब मालूम हुआ कि चाचा जी मेरा ब्याह तय कराने के लिए आए हैं, और साथ वाले साहब होने वाले मेरे ससुर हैं। जब मैंने इनकार कर दिया तो बहुत बिगड़ कर चले गए और बोले, आज से तुम्हारे लिए हम मर गए और तुम्हारे लिए मर गए। तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में। लेकिन वो तो सौतेली हैं और वे चाहती ही नहीं कि मैं घर आ लौटूं। लेकिन चाचा जी जरूर आज तक मुझसे कुछ मोहब्बत करते थे। आज वह भी नाराज होकर चले गए। सुधा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो चंदर, तुम शादी कर क्यों नहीं लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी मुझे।
मैंने देखा है कि जिसकी शादी हुई कोई भी सुखी नहीं है, सभी का भविष्य बिगड़ गया। और क्यों एक तवालत पाली जाए, जाने कैसी लड़की हो क्या हो, तो उसमें क्या, पापा से कहो उस लड़की को जाकर देख ले, हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छी हो तो कर लेना, फिर यहीं रहना, हमें अकेला भी नहीं लगेगा। क्यों? नहीं जी, तुम तो समझती नहीं हो, जिंदगी निभानी है कि कोई गाय भैंस खरीदना है। चंदन ने हंसकर कहा, आदमी एक दूसरे को समझे बूझे प्यार करे तब ब्याह के भी कोई माने हैं, तो उसी से कर लो जिससे प्यार करते हो। चंदन ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो, चुप क्यों हो? अच्छा, तुमने किसी को प्यार किया? चंदर, क्यों, बताओ ना। शायद नहीं। बिल्कुल ठीक, हम भी यही सोच रहे थे अभी। सुधा बोली। क्यों, ये क्यों सोच रही थी? इसीलिए कि तुमने किया होता तो तुम हमसे थोड़े छिपाते, हमें ज़रूर बताते, और नहीं बताया तो हम समझ गए कि अभी तक तुमने प्यार नहीं किया। लेकिन तुमने यह क्यों पूछा सुधा? यह बात तुम्हारे मन में उठी कैसे? कुछ नहीं, अभी गेसु आई थी, वह बोली। सुधा, तुमने किसी से कभी प्यार किया है? असल में वह अख्तर को प्यार करती है, उससे विवाह होने वाला है। तो उसने पूछा कि तूने किसी से प्यार किया है? हमने कहा नहीं। बोली, तू अपने से छिपाती है। तो मन ही मन में सोचते रहे कि तुम आओगे तो तुमसे पूछेंगे कि हमने कभी प्यार तो किया नहीं है, क्योंकि तुम ही एक हो जिससे हमारा मन कभी कोई बात नहीं छिपाता। अगर कोई बात छिपाई होती हमने तो तुम्हें ज़रूर बता देती। फिर हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया हो और तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए हों। अभी उसी दिन देखो, जब पापा की दवाई का नाम भूल गए और तुम्हें याद रहा। शायद हम भूल गए हों और तुम्हें मालूम हो। कभी हमने प्यार किया तो नहीं? नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया। चंदर बोला। तब तो हमने प्यार व्यार नहीं किया। गेसु यूं ही गप उड़ा रही थी। सुधा ने संतोष की सांस लेकर कहा, लेकिन बस चाचा जी के नाराज होने पर तुम इतने दुखी हो गए हो जाने दो नाराज, पापा तो हैं अभी। क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? सो क्यों नहीं करते, तुमसे ज़्यादा मुझसे करते हैं। लेकिन उनकी बात से मन तो भारी हो ही गया। उसके बाद गए बिसरिया के यहाँ। बिसरिया ने कुछ बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई और भी मन भारी हो गया। चंदर ने कहा, लो, तब तो चंदर तुम प्यार करते होगे जरूर से। सुधा ने हाथ पटक कर कहा। क्यों? गेसु कह रही थी, शायरी पर जो उदास हो जाता है वह जरूर मोहब्बत करता है। सुधा ने कहा। अरे, या पोटकों में कौन है? चंदर ने देखा, लो, बिसरिया आ गया। चंदर उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बैठलाना उन्हें, मैं तब तक कमरा ठीक कर लूँ। बिसरिया को बाहर बिठाकर चंदर भीतर आया अपना चार्ट वगैरह समेटने के लिए। तो सुधा ने कहा, सुनो। चंदर रुक गया। सुधा ने पास आकर कहा, तो अब तो उदास नहीं हो तुम? नहीं चाहते मत करो शादी, इसमें उदास क्या होना। और कविता बविता पर मुंह बनाकर बैठे तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंदर ने कहा। अच्छा बच्चा नहीं, बताओ, तुम्हें मेरी कसम है, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली, चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा। और बरबस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली। उसने चार्ट उठाकर स्टडी रूम में रखा। देखा डॉक्टर साहब अभी सो ही रहे थे। सुधा कमरा ठीक कर रही थी। वह आकर बिसरिया के पास बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंदन ने पूछा, क्यों, सब ठीक है? उसने सिर हिला दिया, कुछ नहीं बोली। यही है आपकी शिष्या, सुश्री सुधा शुक्ला, इस साल बीए फाइनल का इम्तिहान देगी। बिसरिया ने बिना आंखें उठाए ही हाथ जोड़ लिए। सुधा ने हाथ जोड़े, फिर बहुत सकुचा सी गई। चंदर उठा और बिसरिया को लाकर उसने अंदर बैठा दिया। बिसरिया के सामने सुधा और उसकी बगल में चंदर। चुप, सभी चुप। अंत में चंदर बोला, लो, तुम्हारे मास्टर साहब आ गए, अब बताओ ना तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिसरिया कभी यह पुस्तक पलटता, कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके क्या विषय हैं? जी, बड़ी कोशिश से बोलते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके माथे पर पसीना झलक आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसरिया ने किताब में की निगाहें गड़ाए हुए कहा। सुधा ने चंदर की ओर देखा और मुस्कुराकर फिर मुंह झुका लिया। बोलो ना तुम खुद। ये राजा गर्ल्स इंटर कॉलेज में है, शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती हैं। चंदर ने कहा, अच्छा, अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल दिया। स्टडी रूम में मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा ने बिसरिया से कहा, जी मैं पेन ले आऊं? और लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। ए सुनो चंदर। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए सुधा बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। जाओ चलो, हर वक्त वही बचपना। चंदर ने डांट कर कहा, चलो पढ़ो सीधे से, इतनी बड़ी हो गई अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटकाकर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लगी। चंदर स्टडी रूम में जाकर चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे।
एक मक्खी उड़कर उनके गले पर बैठ गई और उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदर ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे और जमुआई ले रहे थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। नहीं। क्या मैंने कुछ कहा? ओह, मैं सपना देख रहा था। अरे बिल्कुल शाम हो गई, डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा। अब रहने दो कपूर, आज काफ़ी काम किया है तुमने। चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? पढ़ रही है। आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो। उसे भी बुला लो, सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताब समेट रही थी और बिसरिया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान लगा लिया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अतः वह स्वयं ही जाकर महाराज से कह आया कि 3 प्याला चाय पढ़ने के बाद कमरे में भेज दो। जब वह लौटने लगा तो खुद सुधा ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी के स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तुम तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो। चंदर ने ठंडे स्वर में कहा। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही है कि पहले हम कहेंगे। बात काट कर सुधा बोली, पापा, हमने इनसे कहा कि तुम पढ़ाते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं पढ़ो या ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा अच्छा, जाओ चाय ले आओ। जब सुधा चाय लाने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपने पढ़ने के लिए। सुधा अब बच्ची नहीं है। हाँ हाँ, अरे यह भी कोई कहने की बात है? हाँ, वैसे अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगहबानी में रही है। तुम खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझते हो। लड़का हिंदी में एमए है। हाँ, एमए कर रहा है। अच्छा है, तब तो बिनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ गई थी। पापा, तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ, और हम अकेले रहेंगे। क्यों? महाराजी ने यहीं सोएगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह में लगाते हुए कहा। एक गमकदे की शाम, मन उदास, तबीयत उचटी सी, सितारों की रोशनी फीकी लग रही थी। मार्च की शुरुआत थी और फिर जाने शाम इतनी गर्म थी। यह सुधा को ही बेचैन लग रही थी। पहले वह जाकर सामने के लान में बैठी, लेकिन सामने के मौलसिरी के पेड़ में छोटी छोटी गौरैया ने मिलकर इतनी जोर से चहचहाना शुरू किया कि उसकी तबीयत घबरा उठी। वह इस वक्त एकांत चाहती थी और सबसे बढ़कर सन्नाटा चाहती थी, जहाँ कोई न बोले, कोई न बात करे, सभी खामोशी में डूबे हुए हों। वह उठकर टहलने लगी और जब लगा कि पैर में ताकत ही नहीं रही तो फिर लेट गई हरी हरी घास पर। मंगलवार की शाम थी और अभी तक पापा नहीं आए थे। आना तो दूर, पापा या चंदर के हाथ के एक पुर्जे के लिए तरस गई थी। किसी ने यह भी नहीं लिखा होगा कि वे लोग कहाँ रह रहे हैं या कब तक आएंगे। किसी को भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार या इतवार को तो वह हर रोज खाना खाते वक्त रोई। चाय पीना तो उसने उसी दिन से छोड़ दिया था और सोमवार को सुबह पापा नहीं आए तो वह इतना फूट फूट कर रोई कि महाराजन को सिकती हुई रोटी छोड़कर चूल्हे की आंच निकालकर सुधा को समझाने आना पड़ा। और सुधा की रुलाई देखकर तो महाराजन के हाथ पांव ढीले हो गए थे। उसकी सारी डांट हवा हो गई थी और वह सुधा का मुंह ही मुंह देखती थी। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी और दोनों दिन इंतजार करती रही कि दोपहर को पापा न आ जाएं। गेसू से भी 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मंगलवार को दोपहर तक जब कोई खबर न आई तो उसकी घबराहट बेकाबू हो गई। इस वक्त उसने बिसरिया से भी कोई बात नहीं की। आधा घंटा पढ़ने के बाद उनसे कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और उसके बाद खूब रोई। उसके बाद उठी, चाय पी, हाथ मुंह धोया और सामने के लान में टहलने लगी और फिर लेट गई हरी हरी घास पर। बड़ी ही उदास शाम थी और क्षितिज की लाली के ऊंट सी स्याह पड़ गए थे। बादल सांस रोके पड़े थे और खामोशी सितारे टिमटिमा रहे थे। बगलों की धुंधली धुंधली कतारें पर मारती हुई गुजर रही थी। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वह चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जहाँ चाहती वहाँ की खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठकर रंगरेलियां कर रहा होगा। वहाँ भी दोस्त बना ही लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर और बड़ा मीठे स्वभाव का। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं सुनी। सभी उसको प्यार करते हैं, यहाँ तक कि महाराजिन भी, जो सुधा को हमेशा डांटती रहती थी। चंदर का हमेशा पक्ष लेती थी और सुधा हर एक से पूछ लेती थी कि चंदर के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन सब लोग जितनी चंदर की तारीफ करते वह उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी।
आदमी की परख तब होती है जब दिन रात बरते। चंदर उसका ऊन कभी नहीं ला कर देता था। बादामी रंग का रेशमा मंगवाओ तो केसरी रंग का ला देता था। इतने नक्शे बनाता रहता था और सुधा ने हमेशा उससे कहा कि मेजपोश की कोई डिजाइन बना दो, तो उसने कभी नहीं बनाई। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी बायल कानपुर से मंगवाई और चंदर ने कहा, लाओ, यह बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे के डिजाइन बना देंगे। और उसके बाद उसने उसमें तमाम पान जैसा जाने क्या बना दिया। और जब सुधा ने पूछा यह क्या है तो बोला, लंका का नक्शा है। जब सुधा बिगड़ी तो बोला, लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाथ तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसीलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज़्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने वह धोती अपनी मालकिन को दे डाली थी। यह सब बातें तो किसी को मालूम नहीं। उनके सामने तो जरा सा कपूर हंस दिए, चार मजाक की बातें कर दी, छोटे मोटे उनके काम कर दिए, मीठी बातें कर ली और सब समझे कपूर तो बिल्कुल गुलाब के फूल हैं। लेकिन कपूर साहब एक तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में चुभते रहते हैं। या तो दुनिया को नहीं मालूम, दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशान रहती है चंदर की आदतों से। अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई चंदर की जरा भी तारीफ ना करे, सब सुधा को ही ज़्यादा अच्छा कहें। लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ नहीं कहती, मगर आज उसका मन उदास हो रहा था कि किसी से चंदर की जी भर के बुराई कर ले तो उसका मन बहुत हल्का हो जाए। चलो बिटिया रानी, तई खाई लेव, फिर भीतर लेटो, अबहिन लेटे का बखत नहीं आवा। सहसा महाराजन ने आकर सुधा की स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में ही डूबी हुई आवाज़ में जवाब दिया, खाए ले बिटिया, खाए पे छोड़ से कसस काम चली, आप उठो। महाराजन ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छूटने की कोई आशा न देखकर उठ गई और चल दी। कौर उठाते उसकी आंख में आंसू छलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया उसने। दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था। 2 कोर खाने के बाद महाराजन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घरे में रहे। महाराजन ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया, काहे बिटिया, बाबूजी कुछ ना ही लिखिन तो छोटे बाबू तो लिख देते। अरे महाराजन, या तो हमारी जान का रोना है, हम चाहें तो रो रो कर मर जाएं, मगर पापा को ख्याल नहीं, ना पापा के शिष्य को। और चंदर तो ऐसे खराब हैं कि हम क्या करें, ऐसे स्वार्थी हैं, अपने मतलब की बस। सुबह शाम आए और हम या पापा ना मिले तो आफत ढा देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बाहर कदम निकल गया है तुम्हारा। और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया और खुद हैं कि आज लखनऊ, कल कलकत्ता, और एक चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसा करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलारे उनके साथ हैं तो बस, और किसी की फिक्र ही नहीं। अब तुम महाराजन, चंदर को तो कभी कुछ चाय वाय बना के मत देना। काहे बिटिया, काहे कोसत हो? कैसा चांद से तो हैं छोटे बाबू, और कैसा हंस के बात करत हैं। माई का जान कैसे ही आप पड़ा कि उन्हें अलग के धीस। बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खात होई। उन्हें बिहां बुलाई ले तो अपने हाथ की खिलाई के मोटा के देई। हमें तो से ज़्यादा उसकी ममता लगत है। बीबी जी, बाहर एक मेम पूछत हैं, हियाँ कोनो डॉक्टर रहत हैं? हम कहाँ निहा, हियाँ तो बाबूजी रहत हैं तो कहत हैं, नहीं यही मकान है आए। मालकिन ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा, बैठाओ उन्हें, हम आते हैं। सुधा ने कहा और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा तो नील कांटे के झाड़ से टिकी हुई एक बाइसिकल रखी थी और एक ईसाई लड़की लान पर टहल रही थी। होगी करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किसे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन अपना नाम तो बताती जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं, मैं उनसे मिल लूँगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? आहा, आप पम्मी हैं मिस डिक्रूज? सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा अच्छा चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते कहाँ हैं? पम्मी ने बैठने से पहले पूछा। रहते तो वो चौक में हैं, लेकिन आजकल तो वे पापा के साथ बाहर गए हैं। वे तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत तारीफ। इतनी तारीफ किसी लड़की की करते तो हमने सुना नहीं। सचमुच? पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं।